हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने रीतिकाल के बारे में एक सामान्य परिचय प्राप्त किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा रीतिकाल की समय सीमा और उसका नामकरण। रीतिकाल की समय सीमा में हमने पढ़ा कि रीतिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक दिया था, जिसे अगर हम ईस्वी सन में देखें तो 1643 से 1843 तक का माना जा सकता है। और सर्वमान्य मत के अनुसार उसका समय 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक का। उसके बाद हमने देखा रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार किया, जिसमें मुख्य थे अलंकृत काल, श्रृंगार काल और रीतिकाल। अलंकृत काल नाम दिया मिश्र बंधुओं ने, श्रृंगार काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और रीतिकाल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद हमने रीति शब्द के प्रयोग और उसका अर्थ देखा कि रीति शब्द का अर्थ है काव्यांग निरूपण। आज हम रीतिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और रीतिकाल के कवियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रीतिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में हम देखते हैं सबसे प्रमुख है राजनीतिक परिस्थितियां। रीतिकाल ने मुगलों का वैभव काल, पराभव काल एवं अंग्रेजों का उदय काल देखा है। शाहजहां ने ताजमहल और मयूर सिंहासन जैसे वैभव के प्रतीक निर्मित कराए, किंतु 1658 ईस्वी में उसके पुत्रों औरंगजेब और दारा सिकों में सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो गया। दारा सिकों की हत्या कर दी गई और औरंगजेब ने सत्ता पर अधिकार कर लिया, किंतु उसकी धार्मिक असहिष्णुता के कारण जागीरदारों एवं हिंदू राजाओं ने उपद्रव प्रारंभ कर दिए। उसके शासन का अधिकांश समय इन उपद्रवों को दबाने में ही व्यतीत हुआ। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शाह आलम गद्दी पर बैठे और मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। अगले 50 वर्षों तक अस्थिरता रही। छोटे छोटे जागीरदारों ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। विलासवृत्ति में बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय सत्ता की पकड़ ढीली हो गई। उसके बाद नादिर शाह ने आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। रही सही कसर 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने पूरी कर दी। विदेशी व्यापारियों, विशेषतः अंग्रेजों ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया और धीरे धीरे शक्ति इकट्ठी करके वे 1803 ईस्वी तक लगभग समस्त उत्तरी भारत पर अपना अधिकार कर लिया। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई और मुगल सम्राट नाम मात्र के शासक रह गए। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह प्रयास हुआ कि मुगलों को पुनः सत्ता पर स्थापित और प्रतिष्ठित किया जाए, पर यह प्रयास भी असफल रहा। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगलों के सदृश रहा। राजपुताने में भी विलास एवं बहुपत्नी प्रथा के कारण छोटे छोटे साम्राज्य धीरे धीरे कारुणिक अंत की ओर अग्रसर हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां मुगलों के समय में पतन की ओर बढ़ा। उसके बाद है सामाजिक परिस्थितियां। रीतिकाल के समय में सामंतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला था और सामंतवाद के दोष सर्वत्र व्यापक थे। एक और विलासी शासकों, सामंतों, अधिकारियों एवं मनसबदारों का बोलबाला था, तो दूसरी ओर गरीब जनता पिस रही थी। विलासिता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण नारी को एक वस्तु माना जाने लगा। विलास के उपकरणों का संग्रह करना एवं सूरा सुंदरी में लीन रहना उच्च वर्ग के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया। मध्यम वर्ग भी उन्हीं के अनुकरण में लीन रहता था।
किसी की कन्या का अपहरण कर लेना उच्च वर्ग के लिए सामान्य बात थी। उच्च वर्ग के हरम सुंदरी नारियों और रक्षिताओं से भरे रहते थे। तो इस प्रकार इस समय समाज की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब आता है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां की उदार नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में जो समन्वय हुआ वह औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण छिन्न भिन्न हो गया। मंदिरों मठों के पीठाधीश भी लोभी प्रवृत्ति के कारण राजाओं और सेठों को गुरु दीक्षा देकर भौतिक लाभ प्राप्त कर रहे थे। रामकृष्ण की लीलाओं में अपने विलासी जीवन की संगति खोजी जा रही थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर हटकर कर्मकांड एवं बाह्य आडंबरों तक सीमित रह गए थे। लोग अपनी विलासी मनोवृत्तियों को पूर्ण करने की मनोकामना से हिंदू मंदिरों एवं पीरों के तकियों पर जाने लगे थे। धर्म का स्थान भ्रष्टाचार एवं पापाचार के केंद्र बन गए। जनता के अंधविश्वास का लाभ मुल्ला मौलवी तथा पंडित पुरोहित उठा रहे थे। इस काल में चित्रकला, स्थापत्य कला एवं संगीत कला का विशिष्ट स्थान रहा। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, किंतु काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रतिष्ठित थी। इस युग की चित्रकला राजसी ठाठ बाट एवं जनजीवन दोनों का चित्रण करती दिखाई पड़ती है। राजस्थानी शैली एवं कांगड़ा शैली के चित्रों में रागमाला एवं राधा कृष्ण की लीलाओं, लोक गाथाओं, महाभारत की कथाओं का चित्रण हुआ है। शाहजहां के द्वारा बनवाई गई इमारतों में सौंदर्य का समावेश हुआ है। आगरा का ताजमहल तथा दिल्ली के लाल किले का दीवाने खास इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। कवियों एवं कलाकारों को राज्याश्रय इस काल में खूब मिला, जिससे साहित्य और कला का बहुमुखी विकास हुआ। तो ये थी रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अब हम देखते हैं रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण। तो रीतिकाल के कवियों को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं: रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। अगर हम इन शब्दों को गौर से देखें तो सारा अर्थ इनके अंदर ही समाहित है। सबसे पहला है रीतिबद्ध कवि, अर्थात रीति के बंधन में बंधे हुए। ऐसे कवि जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की। रीति ग्रंथ लिखने वाले अर्थात लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। इनमें प्रमुख है चिंतामणि, मतीराम, देव, भिखारीदास। दूसरा है रीति मुक्त कवि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रीति के बंधन से मुक्त। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त है, अर्थात इन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की तथा हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना की। इनमें प्रमुख है गणानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तीसरा वर्ग है रीति सिद्ध कवि, अर्थात इसमें वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ तो नहीं लिखे, किंतु रीति की उन्हें भली भांति जानकारी थी। वे रीति में पारंगत थे और इस अपने ज्ञान का उपयोग उन्होंने अपने काव्य ग्रंथ लिखने में किया। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि है बिहारी। बिहारी का एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई, और इस ग्रंथ के कारण ही बिहारी जी ने अपनी ख्याति प्राप्त की। अब आती है रीतिकाल कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो रीतिकाल कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है रीति निरूपण, अर्थात ये कवि
नीति रीति निरूपण में पारंगत थे। इन कवियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: काव्यांग परिचायक कवि, रीति निरूपण एवं काव्य रचना को समान महत्व देने वाले कवि और कवि कर्म को महत्व देने वाले कवि। सबसे पहले है काव्यांग परिचायक कवि। इन कवियों का उद्देश्य काव्यांगों का परिचय देना है, अपनी कवित्व शक्ति का परिचय देना नहीं। यही कारण है कि इन कवियों ने लक्षण के साथ जो उदाहरण दिए हैं वे या तो अन्य कवियों के हैं या फिर इतने संक्षिप्त है कि उनसे उनके कवित्व का विशेष बोध नहीं होता। इनमें प्रमुख है जसवंत सिंह, जिन्होंने भाषा भूषण नामक ग्रंथ लिखा, और रसिक सुमति, जिन्होंने अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ लिखा। दूसरे हैं रीति निरूपण एवं काव्य रचना, दोनों को समान महत्व देने वाले कवि। इस वर्ग में आने वाले कवियों का उद्देश्य रीतिकरण और कवि कर्म को समान महत्व देना रहा है। ऐसे ग्रंथों में लक्षण और उदाहरण दोनों ही कवियों द्वारा रचित है और इन उदाहरणों में सरसता का विशेष ध्यान रखा गया है। इस वर्ग के कवियों में मुख्यतः चिंतामणि, मतीराम, भूषण देव, कुलपति मिश्र, पद्माकर, ग्वाल इत्यादि कवि आते हैं। तीसरा वर्ग है कवि कर्म को महत्व देने वाले रीति ग्रंथकार। इस वर्ग के कवियों ने काव्यांगों का लक्षण देना आवश्यक नहीं समझा, किंतु रीति तत्व का पूरा ध्यान रखते हुए अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। इनके काव्य ग्रंथों में रीति की जानकारी का पूरा उपयोग भी किया है। हम यह भी कह सकते हैं कि रीति सिद्ध कवि इस वर्ग में आते हैं, जिसमें बिहारी, भूपति, चंदन, मतीराम इत्यादि हैं। रीतिकालीन कवियों की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। रीतिकाल के कवियों द्वारा श्रृंगार वर्णन मुख्यतः रहा है, जो एक ओर तो शास्त्रीय बंधनों से युक्त है तो दूसरी ओर विलासी राजाओं की प्रवृत्ति ने इसे उस सीमा तक पहुंचा दिया है जहां यह अश्लीलता का स्पर्श करने लगा। नायक नायिका भेद का निरूपण प्राय इसी के अंतर्गत किया गया है। वस्तुतः इन कवियों को वह दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ जिसमें व्यक्ति की दृष्टि विलास के समस्त उपकरणों के संग्रह की ओर ही रहती है। निर्द्वंद भोग में ही जीवन की सार्थकता समझी गई और नारी को उपभोग की वस्तु मानकर देखा गया। पुरुष की समस्त चेष्टाएं उसे एक वस्तु के रूप में ही देखती है। विलास वृत्ति की प्रधानता के कारण इनकी सौंदर्य दृष्टि भी अंग सौष्ठव, शारीरिक बनावट एवं बाह्य रूपाकार तक सीमित रही। आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में उनकी वृत्ति नहीं रही। नारी के प्रति सामंती दृष्टि होते हुए भी कहीं कहीं स्वकीय प्रेम के दृश्य उपलब्ध हो जाते हैं, अन्यथा सर्वत्र परकीय प्रेम की प्रधानता रही है। इन कवियों के श्रृंगार चित्रण में इंद्रिय सुख की प्रधानता, रूप लिप्सा, भोग इच्छा एवं बाह्य सौंदर्य की प्रधानता दिखाई देती है। संयोग चित्रण में जहाँ सुख वर्णन है वहाँ अश्लीलता का समावेश हो गया है। वियोग वर्णन के अंतर्गत रीति मुक्त कवियों गणानंद इत्यादि ने हृदय की विकलता का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है, किंतु बिहारी जैसे कवियों ने विरह ताप और विरह जन्य कृष्णता का ऐसा उपहात्मक चित्रण किया जो कहीं कहीं मजाक की हद तक पहुंच गया। जैसे बिहारी जी कहते हैं कि औंधाई सी सुर्खी विरह बरनी विललात, बीच ही सूखी गुलाबों को छींटो छुई ने गात। अर्थात कि नायिका नायक के विरह में ताप से इतनी तप रही है कि उसको ठंडी करने के लिए उसके ऊपर
गुलाब जल डाला गया, लेकिन जैसे ही शीशी गुलाब जल की शीशी को उसके ऊपर उड़ेला गया तो वह गुलाब जल बीच में ही भाप बनकर उड़ गया और उसका एक छींटा भी नायिका के शरीर को स्पर्श नहीं कर सका। तो यह अतिशय वर्णन मजाक की हद तक पहुंच गया है कि गुलाब का छींटा भी नायिका के शरीर को नहीं छू पाया और बीच में वो भाप बनकर उड़ गया। इसी प्रकार उन्होंने नायिका के शरीर का वर्णन किया है कि इत आवती चली जात उत चली 6-7 तक हाथ चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। कि नायिका है वो नायक के विरह में इतनी दुबली हो गई है कि हवा का झोंका जब आता है तो 6 कदम उसके साथ चली जाती है और जब वह वापस आता है तो 6 कदम पीछे हट जाती है। तो ये मजाक की सीमा तक पहुंच गया है। तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति है अलंकारिकता। रीतिकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता है। कविता सुंदरी को अलंकारों से सजाने में वे कवि अपने कर्म की सार्थकता समझते थे। अलंकारों के प्रति इनका मोह अति प्रबल था, अतः वे कविता में अलंकारों का सायास प्रयोग करते थे, अर्थात जहाँ अलंकार प्रयोग करना मुश्किल था वहाँ भी वो धक्के से अलंकारों का प्रयोग कर देते थे। फिर है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल के अधिकांश कवि राज दरबारों में रहते थे और राजाओं के द्वारा ही अपनी आजीविका चलाते थे। बिहारी, देव, भूषण, सूदन, केशव, मतीराम आदि सभी प्रसिद्ध कवि राज दरबारों से वृत्ति प्राप्त करते थे, अतः यह स्वाभाविक था कि वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह की प्रशंसा में भवानी विलास लिखा, तो सूदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित की रचना की। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवा बावनी एवं छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की। भूषण जैसे कुछ कवियों को यदि छोड़ दिया जाए तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों द्वारा की गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। जीविका हेतु वृत्ति प्राप्त करने वाले इन कवियों के लिए अपने आश्रयदाता राजाओं का गुणगान करना अनचाही व्यवस्था थी। कवियों को दरबार से बाहर करने के लिए भी षड्यंत्र चलते रहते थे, अतः आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें प्रयत्नशील रहना पड़ता था। अगला बिंदु है बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। रीतिकालीन कवियों में पांडित्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, उसके कारण ये कवि काव्य में विविध विषय ज्ञान का समावेश करके अपनी बहुज्ञता प्रदर्शित करते थे। बिहारी के काव्य में ज्योतिष, पुराण, आयुर्वेद, गणित, कामशास्त्र, नीति, चित्रकला आदि अनेक विषयों की जानकारी समाविष्ट है। ज्योतिष के राजयोग का प्रकरण उनके दोहे में प्राप्त होता है कि शनि कजल चख जक लगन उपजो सुदिन सने क्यों न निरपति हुए भोगे लही सुदे सब देहि। भक्ति एवं नीति। रीतिकाल के कवियों ने भक्ति एवं नीति संबंधी काव्य भी लिखा। राधा कृष्ण के नाम पर लिखी गई रचनाओं में भक्ति भावना प्रमुख न होकर श्रृंगार भावना प्रमुख है। वे तो स्पष्ट घोषणा करते हैं कि रिचि है सु कवि जो तो जानो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है।
रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी की कृति बिहारी सतसई में 70 दोहे भक्ति भावना के हैं। नीति संबंधी उक्तियां भी इन कवियों ने पर्याप्त मात्रा में लिखी है। दरबारी वातावरण के प्रभाव से नीति निरूपण में ये कवि प्रवीण हो गए। जैसे बिहारी जी ने लिखा कि नर की नल नीर की गति एके करी जोए, जीतो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए। इसी प्रकार घाघ, बेताल, वृंद, गिरधरदास आदि कवियों ने भी नीति संबंधी दोहे प्रचुर मात्रा में लिखे। जैसे वृंद कवि ने वृंद सतसई में लिखा है, भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही, जाननी परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। कि भले और बुरे व्यक्ति एक समान ही लगते हैं जब तक कि वो बोलते नहीं हैं। जैसे कि कौवा और कोयल दोनों बाहर से एक जैसे दिखाई देते हैं, किंतु बसंत ऋतु आने पर पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है जब वे बोलते हैं। नारी भावना। रीतिकाल काव्य का केंद्र बिंदु नारी चित्रण रहा है। नायिका के नक्श चित्रण में उन्होंने अधिक रुचि दिखाई है। नारी के ऐन्द्रिक बाह्य रूप के निरूपण में उनकी वृत्ति अधिक रमी है। नारी के कोमल अंगों का स्थूल एवं मांसल चित्रण अंकित करते हुए उन्होंने काव्य रसिकों को उसके मनमोहक स्वरूप से परिचित कराया है। उनके समक्ष नारी का एक ही रूप था, विलासिनी प्रेमिका का। अतः वे अन्य पक्षों की ओर से उदासीन रहे। नारी को वे भोग विलास का उपकरण मात्र समझते थे। अतः उसके अन्य रूपों यथा गृहिणी, माता, बहन, देवी आदि का चित्रण उन्होंने नहीं किया। नारी के प्रति इस एकांगी दृष्टि के कारण वे उसकी सामाजिक महत्ता एवं उसकी श्रद्धा समन्वित गौरवमयी मूर्ति का चित्रण करने में समर्थ नहीं हुए। प्रकृति चित्रण। रीतिकाल में आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण प्राय बहुत कम हुआ है, जबकि आलंकारिक रूप में तथा उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है। अर्थात अपनी कविताओं को सजाने और अपने काव्य के विषय को उद्दीप्त करने में उन्होंने प्रकृति चित्रण का सहारा लिया। परंपरागत रूप में षड ऋतु वर्णन और 12 मासा चित्रण उपलब्ध होता है, किंतु उसमें मौलिकता एवं नवीनता नहीं है। ब्रज भाषा का प्रयोग। रीतिकाल कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। रीतिकाल में केवल ब्रज क्षेत्र के कवियों ने ही ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की, अपितु ब्रज क्षेत्र के बाहर के हिंदी कवियों ने भी ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की। भिखारी दास जी ने लिखा भी है कि ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही नैन मानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानियो। तो ये था रीतिकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आगे की कक्षा में हम रीति के बारे में एवं रस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।